बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टेगोर एकेडमी शुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हम लोग व्यवसाय के स्वरूप के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा अध्याय मैंने आपका शुरू कर रखा था। इसमें अब तक 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पहला है वो है एकल स्वामित्व व्यवसाय, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय। चौथे नंबर पे आता है वो है सहकारी संगठन या सहकारी समिति, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का सीधा सा अर्थ होता है किसी भी साझे उद्देश्य के लिए सभी आपस में मिलकर काम करना, मिलजुल के काम करना। साझे उद्देश्य के लिए सभी व्यक्ति के द्वारा आपस में मिलजुल कर काम किया जाता है। यह सहकारिता का जो मूल मंत्र है, सहकारिता का जो सिद्धांत होता है ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, यानी एक सबके लिए, सब एक के लिए। इस सिद्धांत के ऊपर यह आधारित होता है। तो सहकारिता में समान उद्देश्य के लिए सभी व्यक्ति जो होते हैं वो आपस में मिलजुल कर के सभी व्यक्ति जो होते हैं वो कार्य को संपन्न बनाते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से सहकारी संगठन जो है, सहकारी संगठन के अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं सहकारी संगठन एक ऐच्छिक संगठन है जो लोगों की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। एक ऐच्छिक संगठन होता है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए मिलजुल के कार्य करते हैं। इसमें उच्च वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उनसे शोषण से बचने के लिए सभी व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल के कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से सहकारी समिति अधिनियम 1912, इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 इस पे लागू होता है। और सहकारी समिति अधिनियम में ये परिभाषा दी गई है कि सहकारी संगठन जो होता है ये एक समिति है। ये क्या है? एक समिति है, कमेटी है जो सहकारिता के सिद्धांतों के अनुरूप व्यक्तियों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई जाती है। इस प्रकार से सहकारी समिति या संगठन जो होता है वो है भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 द्वारा शासित होता है। कौन सा अधिनियम लागू होता है? भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912। और इसका जो पंजीयन होता है, पंजीयन, रजिस्ट्रेशन इसको बोलते हैं, ये भी अनिवार्य होता है। इसका जो पंजीयन है ये भी अनिवार्य होता है। और इसकी स्थापना के लिए कम से कम 10 बालिग सदस्य होने चाहिए। बालिग या वयस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, बालिग या वयस्क सदस्य होने चाहिए। ठीक है। इसकी पूंजी जो होती है वो सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त होती है। सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त हो जाती है तथा इसका पंजीयन हो जाने के बाद में, रजिस्टर हो जाने के बाद में यह एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से कमजोर व्यक्तियों का एक संगठन होता है जो अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए की जाती है। सभी लोग आपस में मिलजुल के कार्य करते हैं। एक सबके लिए, एक सबके लिए, सब एक के लिए, ये इसका मूल मंत्र है। उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, उसके शोषण से बचने के लिए या अपने आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए व्यक्तियों के द्वारा गठित किया जाता है। तो ये है सहकारी संगठन। उसके बाद में आपके साथ इसकी विशेषताएं या लक्षण सहकारी संगठन की विशेषताएं या लक्षण
सहकारी संगठन की विशेषताएं या लक्षण, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है स्वैच्छिक सदस्यता। स्वैच्छिक सदस्यता, पहला जो आता है वो आता है इसका स्वैच्छिक सदस्यता। सहकारी संगठन की जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है। इसको हम लोग खुली सदस्यता के नाम से भी जान सकते हैं। स्वैच्छिक सदस्यता का अर्थ होता है कि सहकारी संगठन की जो सदस्यता होती है वो सदस्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। जब चाहे इसके सदस्य बन सकते हैं, जब चाहे इसके सदस्यता को छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता। इसलिए सहकारी संगठन की जो सदस्यता होती है वो सदस्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। दूसरा आता है इसका वैधानिक अस्तित्व बोल सकते हैं या वैधानिक स्थिति। वैधानिक स्थिति, सहकारी संगठन की जो स्थिति होती है वो वैधानिक होती है, क्योंकि इसका जो जन्म होता है वो पंजीयन के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है। भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1932 के तहत सहकारी समिति जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है, उसका पंजीयन करवाना अनिवार्य होता है। और जब इसका पंजीयन हो जाता है तो यह अस्तित्व में आ जाती है। इस प्रकार से वैधानिक जो स्थिति होती है इसका मतलब कानून के द्वारा ही इसकी स्थापना होती है, पंजीकरण इसका अनिवार्य होता है। इस प्रकार से समिति जो होती है अपने नाम से संपत्ति खरीद सकती है, क्रय विक्रय कर सकती है, अन्य व्यक्ति पे मुकदमा जारी कर सकती है। इसी प्रकार से अन्य व्यक्ति होते हैं वो भी इसके साथ क्रय विक्रय कर सकते हैं, और अन्य व्यक्ति होते हैं वो भी इस पे मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो इसके पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण सदस्यों के इसमें प्रवेश पे तथा छोड़ने पे बिल्कुल स्वतंत्रता होती है। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति वैधानिक मानी जाती है। इसका पंजीयन होता है वो अनिवार्य होता है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है, पृथक अस्तित्व होता है। इस कारण से अन्य सदस्य के साथ ही क्रय विक्रय कर सकती है, मुकदमा कर सकती है, वाद प्रस्तुत कर सकती है, अन्य व्यक्ति भी साथ इसके ऊपर कर सकते हैं। इस प्रकार से जो इसकी स्थिति होती है वो वैधानिक मानी जाती है। उसके बाद में आता सीमित दायित्व। सीमित दायित्व है। सहकारी समिति के जो सदस्य होते हैं, सहकारी संगठन के जो सदस्य होते हैं, उनका दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। सीमित दायित्व होता है उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है, यानी जितनी राशि उनके द्वारा लगाई गई है वहां तक ही उनकी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं कि इसमें असीमित दायित्व होता है, असीमित दायित्व नहीं होता है। इनका दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। यानी सहकारी संगठन अपने जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के जो बैंक होते हैं उनमें 110 रुपए का शेयर लेना पड़ता है, उसकी सदस्यता मिल जाती है। तो जितने रुपए लगाते हैं वो वहां तक ही उनका दायित्व जो होता है वो सीमित होता है। इस प्रकार से कर सकते हैं कि सहकारी संगठन के अंदर सदस्यों का दायित्व है सीमित होता है, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी या खरीदे गए अंशों तक उनका दायित्व है सीमित होता है। इसके बाद में है नियंत्रण निर्णय गोपनीयता निरंतरता जनतांत्रिक प्रबंध
सेवा भावना, सेवा भावना, स्वैच्छिक सदस्यता, वैधानिक स्थिति, सीमित दायित्व और नियंत्रण। सहकारी समिति का नियंत्रण जो होता है वो सहकारी संगठन जो होता है उसके द्वारा एक समिति बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है। सहकारी समिति के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनको मत देने का अधिकार होता है और मताधिकार के आधार पर ही एक समिति बनाई जाती है जिसका एक अध्यक्ष भी होता है। तो वह समिति जो होती है उसी के द्वारा ही इसका नियंत्रण किया जाता है और उसी के द्वारा इसका निर्णय भी लिया जाता है। यानी सभी लोगों के मताधिकार के द्वारा एक समिति बनाई जाती है और समिति ही इनके ऊपर निर्णय भी लेती है और उसका नियंत्रण भी करती है। इसके संबंध में एक सदस्य के पास चाहे कितने भी अंश क्यों न हो, एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू होता है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे उस पर कितने ही उनके पास अंश क्यों न हो। इस प्रकार से निर्णय और नियंत्रण जो होता है वो समिति के द्वारा होता है। सहकारी संगठन जो होता है इसमें गोपनीयता नहीं पाई जाती, गोपनीयता जो है वो नहीं होती, क्योंकि सहकारी समिति की जो स्थिति होती है इसके आंकड़े वगैरह आदि जो होते हैं उनको प्रकाशित किए जा सकते हैं, सारे जो ओपन होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है इसके आंकड़े जो वगैरह जो होते हैं उनके बारे में देख सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, इनके बारे में विचार विमर्श कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सहकारी समिति जो होती है उसमें गोपनीयता नहीं होती। एक होता है निरंतरता। सहकारी समिति जो होती है इसमें निरंतरता पाई जाती है, स्थायित्व तो पाया जाता है। सहकारी समिति के अंदर निरंतरता होती है, गोपनीयता होती है, स्थायित्व तो होता है, गोपनीयता नहीं होती, इसमें निरंतरता पाई जाती है। सहकारी समिति का जहां तक प्रश्न है, किसी भी सदस्य के दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पे इसके संचालन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, समिति जो है वैसे के वैसे चलती रहती है। उसके बाद में जनतांत्रिक प्रबंध। सहकारी समिति का जनतांत्रिक प्रबंध होता है। निर्णय और निर्णय सभी जो होते हैं वो जनतांत्रिक आधार के ऊपर होते हैं, क्योंकि इसकी समिति जो बनाई जाती है वो मताधिकार के आधार पर ही गठित की जाती है। सदस्य जो होते हैं मताधिकार के आधार पे एक समिति बनाते हैं और वही जो समिति होती है वही इसका सब प्रबंध करती है, उसी के द्वारा प्रबंध व्यवस्था इसकी की जाती है। इनके जनतांत्रिक प्रबंध होते हैं। एक होती है सेवा भावना। सहकारी समिति जो है इसका मेन उद्देश्य जो है वो सेवा भावना है। व्यवसायिक संगठन के हम लोग जितने भी स्वरूप पढ़ते हैं, एकल स्वामित्व व्यवसाय हो, हिंदू व विभाजित परिवार हो या साझेदारी फर्म हो, संयुक्त पूंजी कंपनी हो, सभी का उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना ही होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। लेकिन सहकारी समिति जो होती है उसका प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो सेवा भावना होती है, यानी एक सबके लिए, सब एक के लिए, ये इसके अंतर्गत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये इसके अलावा शोषण मुक्त समाज भी होता है। शोषण मुक्त समाज, सहकारी समिति जो होती है इसकी जो प्रमुख व्यवस्था होती है शोषण युक्त समाज होता है, क्योंकि सामाजिक संसाधनों का जो प्रयोग किया जाता है वो सामाजिक हित में ही किया जाता है, सामाजिक हित के अंतर्गत किया जाता है। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है उसके ऊपर रोक लगाने की कोशिश की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी व्यवस्था के अंदर वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं, तो उससे समाज का शोषण होता है। लेकिन सहकारी संगठन के अंतर्गत शोषण मुक्त समाज हो, इसलिए एक और जो इसके अंतर्गत आता है वो आता है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण, भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण
आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण है। बाकी सभी प्रकार के जो संगठन के स्वरूप होते हैं उसमें आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होता है, क्योंकि उनसे जो भी लाभ होता है, जो भी फायदा होता है, वो सभी अपने तिजोरी में बंद करते हैं। लाभ के ऊपर केवल उन्हीं का अधिकार होता है, लेकिन इसमें आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सामाजिक संसाधन जो होते हैं उनको उपयोग होता है। विकेंद्रीकरण होता है संसाधनों का फैलाव करना। सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका उपयोग जो है वो सामाजिक हित के अंतर्गत ही किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सहकारी संगठन, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सहकारी संगठन क्या होता है, सहकारी संगठन वह होता है जिसमें एक समान उद्देश्य के लिए सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल के काम करते हैं। सहकारी व्यवस्था होती है, प्रजातांत्रिक होती है, सेवा भावना होती है, आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ये तथा एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार होता है। ये सारी चीजें जिसके अंतर्गत होती हैं, ये जो बातें पूछी जाती हैं तो आप आंखें बंद करके बता दो कि सर ये तो सहकारी संगठन होता है। एक सब के लिए है, सब एक के लिए है। इसमें भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 इस पे लागू होता है। सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लगाए गए पूंजी तक खरीदे गए अंशों तक सीमित होता है। सदस्यता ऐच्छिक होती है। 10 बालिग सदस्य मिलकर के इसका निर्माण कर सकते हैं। निर्णय नियंत्रण समिति के आधार पे होता है। गोपनीयता इसमें नहीं पाई जाती है। किसी भी सदस्य की दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पे भी नियंत्रण रूप से चलती रहती है। स्वैच्छिक सदस्यता होती है, जब चाहे सदस्य बन सकते हैं, जब चाहे हट सकते हैं। सभी को समानता प्रदान की जाती है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत होता है, चाहे इसमें सदस्य के पास कितने भी अंश क्यों न हो, उसे एक ही मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार से यह मिलजुल करके काम करने के लिए, एक सब के लिए सब एक के लिए, इस आधार पर यह आधारित होती है, ताकि उच्च वर्ग के जो लोग होते हैं वो कमजोर व्यक्ति होते हैं उनका शोषण न करें। सहकारी संगठन जो है कमजोर व्यक्तियों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए इसको बढ़ावा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने सहकारी संगठन की जो अर्थ है और जो विशेषताएं हैं इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। इसमें मैंने आपको बताया कि स्वैच्छिक सदस्यता सदस्यों की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद में वैधानिक स्थिति यानी भारतीय साझेदारी शुरू, इसके अंतर्गत भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत इसको पंजीयन करवाना पड़ता है। पंजीयन अनिवार्य होता है, पंजीयन के द्वारा इसका जन्म भी होता है। सीमित दायित्व होता है, सदस्य के द्वारा लगाई गई पूंजी तक या खरीदे गए अंशों तक इनका दायित्व सीमित होता है। नियंत्रण और निर्णय जो होते हैं समिति के द्वारा होता है। समिति का निर्माण होता है, सभी सदस्य जो होते हैं वो अपने मताधिकार के आधार पे करते हैं। इसी प्रकार से गोपनीयता नहीं पाई जाती है। सेवा भावना होती है, सेवा भावना के लिए स्थापित की जाती है। तो इस प्रकार से ये सहकारी संगठन की विशेषताएं हैं, अर्थ हैं, इनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। कल हम सहकारी संगठन के जो गुण हैं, लाभ हैं या सहकारी संगठन की जो सीमाएं हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को बार बार धन्यवाद।